अध्याय 2141 दुष्ट मुख का दबाव। बुराई का दमन। ये सिखाने के लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी जीनों कला है। स्काईपाथ गार्डन के नेता ने आंखें मूंद लीं और प्रशिक्षण मैदान की ओर देखा। नेताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? व्हाइट रियल ने पूछा। नेता मुस्कुराए और बोले, बुराई का दमन करना मुश्किल है। इसके पाठ में निहित 3 करोड़ शब्दों से कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक पैराग्राफ समझाने में आसानी से पूरा साल लग सकता है। कई लोग जिन्होंने इसका अभ्यास किया है वे इसे सिखा सकते हैं, लेकिन तकनीक की व्यापकता के कारण ये कठिन है। एक पैराग्राफ के बारे में बात करने से शायद ही किसी को मदद मिले, इसलिए छात्रों के ज़्यादा सीखने की संभावना कम ही है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, रूई बीस्ट के 4 सीजन ड्यूक के साथ भी यही बात है। वह सेपरेशन एविल सिखाता है और सदियों से सीखता आ रहा है। और इतनी प्रतिभा के बावजूद वह केवल 8वें स्तर तक ही पहुंच पाया है। स्काई पैलेस का नेता सभी 11 स्तरों को पूरा करने में कामयाब रहा है, लेकिन वह अकेला ऐसा है जिसने ऐसा किया है। केवल वही ऐसा कर पाया है, कोई दूसरा कभी नहीं कर पाया। व्हाइट रियल ने पूछा। औरों ने भी ऐसा किया है, लेकिन वे बहुत कम हैं। नेता के अलावा एक और व्यक्ति है जो पहले बड़े पद पर था। हालांकि उसे गए हुए बहुत समय हो गया है। कोई नहीं जानता कि वह अब जीवित है या नहीं, नेता ने कहा। 1000 पंख वाले क्रेन और युन बहने ये सुनकर कि हान सेन को बुराई को दबाने का पाठ पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया है, चिंतित दिखे। उन्होंने हान सेन को बस यही याद दिलाया था कि ऐसा न करें, क्योंकि 4 सीजन ड्यूक अक्सर यही पढ़ाते थे। वे हर महीने बुराई के दमन पर व्याख्यान देते थे और अपनी समय सारिणी के अनुसार अगले दिन फिर से वहां आकर पढ़ाते थे। अगर हान सेन का बुराई के दमन पर भाषण भयानक था, तो अगले दिन जब 4 सीजन ड्यूक उसे पढ़ाएगा तो लोग खुलेआम ड्यूक को श्रेष्ठ घोषित कर देंगे। इससे आगे चलकर हान सेन की प्रतिष्ठा को कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह बुरा लगेगा। लेकिन अगर हान सेन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि 4 सीजन ड्यूक को शर्मिंदा कर दिया, तो भी यह अच्छा नहीं होगा। ड्यूक को नाराज करना बुरा था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह बुराई का दमन ज्यादा कुशलता से सिखाता था या कम कुशलता से। दोनों ही सूरतों में उसका विनाश तय था। इसीलिए उन्होंने हान सेन को साफ साफ कह दिया था कि वह बुराई का दमन सिखाने से बचें। अब जबकि यू जिंग और लोन बांस विशेष रूप से इसका अनुरोध करने के लिए आगे आए थे, हान सेन के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान सेन को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। उसे पता नहीं था कि वह और क्या सिखा सकता है, और उसने कम से कम बुराई को दबाव के लिए थोड़ी तैयारी तो कर ही ली थी। इसलिए बेमन से वह बस उसी पर आगे बढ़ने वाला था। हालांकि हान सेन ने जो बुराई का दमन करना सीखा था, वह आम छात्रों को मिलने वाली शिक्षाओं से अलग था। साधारण छात्रों को छिपे हुए रास्ते की गुफा में प्रवेश पाने और 72 जीन संहार मंत्रों का अभ्यास करने से पहले राजा वर्ग में पहुंचना आवश्यक था। इससे पहले उनकी शिक्षाएं किताबों के पन्नों तक ही सीमित थीं। लेकिन हान सेन पहले ही 72 जीन कौशल मंत्रों का अवलोकन कर चुका था, और उनका पालन करके उसने उन्हें बड़ी कुशलता से सीख लिया था। इसलिए हान सेन ने पहले ही मूल बातें सीख ली थीं और आगे बढ़ गया था। चूंकि उनके श्रोताओं ने इस कौशल का अध्ययन बिल्कुल अलग तरीके से किया था, इसलिए शिक्षाओं पर उनकी राय काफ़ी अलग हो सकती थी। हालांकि हान सेन पारंपरिक तरीके से पढ़ाने की योजना नहीं बना रहे थे। उनके पास इसे करने का एक और तरीका था। अगर सभी लोग सेपरेशन एविल के बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं इस पर चर्चा करूंगा और अपने अनुभव सुनाऊंगा। आज मैं आप सभी को गोल्ड स्टार पंच के बारे में बताऊंगा, जो 72 सेपरेशन एविल पंचों में से एक है, हान सेन ने कहा। भाई हान, बुराई का दमन पंच क्या होता है? बुराई का दमन सीखने के दौरान हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यू जिंग ने पूछा। हान सेन के पहले वाक्य ने कई लोगों को बहुत उत्सुक कर दिया। बुराई का दमन एक बहुत ही जटिल जीनों कला थी और इसकी शक्ति बहुत अनोखी थी। इसे प्रेरित करने वाली शक्ति भीतर से आती थी, लेकिन यह आपके वास्तविक शरीर की शारीरिक क्षमताओं से मेल नहीं खाती थी। मूलतः सेपरेशन एविल कुछ मायनों में पर्पल आई गॉडलाइट्स जैसा ही था। यह एक विशेष शक्ति थी जिसका इस्तेमाल किसी प्रकार के भौतिक प्रहार के साथ न होकर स्वतंत्र रूप से किया जाता था। लेकिन चूंकि हान सेन ने मूल जीन हत्या मंत्रों का अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें इस कौशल के वास्तविक उपयोग के बारे में अच्छी जानकारी थी। कौशल के अलग अलग तत्वों पर बात करने में हमेशा समय बर्बाद करने के बजाय हान सेन तैयार उत्पाद से शुरुआत करने वाले थे, इस मामले में एक मुक्का। फिर छात्र तैयार उत्पाद से मिली भावनाओं के आधार पर कौशल की अपनी समझ को उलट-पुलट कर सकते थे। हान सेन ने सोचा कि दूसरे शिक्षक बारीकियां सिखाने के लिए समय निकाल सकते हैं। वह ऐसा नहीं करने वाला था। वह एक बुनियादी पंच के बारे में बताने वाला था जो मूल जीन नाशक मंत्रों से निकला था, और उस पंच के जरिए छात्र उस तकनीक के बारे में विस्तार से सीखेंगे। सामान्य लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि वे इस कौशल का अभ्यास करें और मुक्का की अनुभूति को समझ सकें, तो वे मूल जीन मार मंत्रों का अर्थ समझ जाएंगे।
अभ्यास से निपुणता आती है, किसी चीज़ को बार बार दोहराओ और तुम ज़रूर बेहतर होते जाओगे। हान सेन इस बुनियादी तरीके से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, लेकिन बुनियादी होने का मतलब यह नहीं था कि यह एक बुरा तरीका था। आम छात्र फोर सीजन ड्यूक जैसे नहीं थे, जिनके पास सेपरेशन एविल के बारे में सीखने के लिए दुनिया भर का समय था। अगर वे इसे ठीक से सीखना चाहते तो फोर सीजन ड्यूक का तरीका उन्हें पूरी जिंदगी लग सकता था। तो हान सेन की मूल विधि उन छात्रों के लिए थी जिनके पास बुराई का दमन सीखने के लिए उतना समय नहीं था। अगर छात्र सेपरेशन एविल सीखना चाहते हैं तो सेपरेशन एविल पंच सीखना अच्छा रहेगा। उनमें से किसी ने भी पहले कोई असली जीन किल स्पेल नहीं देखा था, लेकिन अगर वे इस तरह अभ्यास और शोध करें तो पूरी प्रक्रिया निश्चित रूप से तेज हो जाएगी। सप्रेस एविल पंच की एकमात्र बुरी बात यह थी कि हान सेन ने खुद ही इसकी सीमा तय कर दी थी। अगर छात्र हान सेन जितना ही हुनर सीख भी लेते तो भी वे हान सेन जितने ही अच्छे हो सकते थे, वे इससे आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन ज़्यादातर आम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी था। हान सेन का सेपरेशन ईविल 8वें स्तर पर था। अगर वे पंच पर महारत हासिल कर लेते तो वे सेपरेशन ईविल के 8वें स्तर के भी बराबर हो जाते। फोर सीजन ड्यूक ने सदियों से बुराई को दबाने का अभ्यास किया था और वह 8 स्तरों से आगे भी नहीं गया था। सप्रेस एविल पंच एक मुक्का तकनीक है जो मैंने सप्रेस एविल से सीखी है। सप्रेस एविल इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह से सिखाना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको एक खास तकनीक सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इससे सभी को सप्रेस एविल के अभ्यास को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, हान सेन ने परिचय देते हुए कहा। सबकी दिलचस्पी थी। उन्होंने कभी बुराई को दबाओ के बारे में इस तरह बात करते नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे वे रसायन विज्ञान की कक्षा ले रहे हों और दिन का विषय घूंसे मारना हो। दोनों बातों को एक साथ रखने पर कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी उत्सुकता जगा दी। अगर कोई सवाल न हो तो मैं आप सभी को पहली तकनीक सिखा दूंगा। इसका नाम गोल्ड स्टार पंच है और ये 72 दुष्टता दमन पंचों से निकला है। हान सेन ने उन्हें अपनी मुट्ठी का हुनर सिखाया। ये कौशल विशेष रूप से कठिन नहीं था, ये किसी भी मुट्ठी कौशल जैसा ही था। इसने मूल जीन हत्या मंत्रों का रूप ले लिया था और बस। हालांकि इसमें बहुत गहराई थी। इसमें महारत हासिल करने के लिए एक छात्र को मूल जीन हत्या मंत्रों को गहराई से समझना होगा। हान सेन तलवारबाजी सिखाना चाहते थे, लेकिन स्काई पैलेस के इतने सारे छात्र तलवारें चलाते थे कि तलवारबाजी की बाढ़ आ गई थी। उन्होंने मुक्कों पर ध्यान केंद्रित किया। फोर सीजन ड्यूक हमेशा की तरह प्रशिक्षण स्थल पर गया और वहां उसने सप्रेस एविल की शिक्षा शुरू करने की तैयारी की। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि वहां बहुत कम लोग मौजूद थे। ये देखकर उसकी भौहें तन गईं। यद्यपि प्रशिक्षण स्थल आमतौर पर भरा हुआ नहीं होता था, फिर भी उनके व्याख्यानों में सीटें आमतौर पर लगभग 90% भरी होती थीं। आखिरकार स्काई पैलेस में कई छात्रों ने सेपरेशन एविल सीखा था, और जब उन्हें इसमें अपनी दक्षता बढ़ाने में दिक्कत होती तो कई लोग फोर सीजन ड्यूक की बातें सुनने आते। ये पहली बार था जब ये जगह इतनी खाली थी। लुवान, तुम में से कुछ ही लोग क्यों आए हो? क्वो हाओ कहाँ है? फोर सीजन ड्यूक ने मुट्ठी भर छात्रों पर नजर डालते हुए पूछा। लुवान और क्वो हाओ ने किसी भी अन्य की तुलना में बुराई को दबाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। वे हमेशा फोर सीजन ड्यूक द्वारा दिए गए पाठों में दिखाई देते थे। वे दूसरे शिक्षक के पाठ में भाग ले रहे हैं। लुवान ने घबराहट और अपराधबोध भरी अनिच्छा के साथ कहा। मैं समझ गया। और वे किस शिक्षक से पढ़ रहे हैं? फोर सीजन ड्यूक का ध्यान सप्रेस एविल पर था। उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने दूसरे प्रशिक्षकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे हान सेन को सुनने गए हैं, लुवान ने उत्तर दिया। हान सेन, वो क्या पढ़ाते हैं? फोर सीजन ड्यूक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उसने भी हान सेन का नाम पहले सुना था। वह सिखाता है। लुवान शब्दों को उगलने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम्हारे मुंह में क्या खराबी है? तुम क्यों लड़खड़ा रहे हो? वह क्या सिखाता है? फोर सीजन ड्यूक ने भौहें चढ़ाईं। लुवान ने अंततः कहा, वह बुराई को दबाना सिखा रहा है। बुराई का दमन। फोर सीजन ड्यूक की भौहें गहरी थीं, लेकिन एक पल बाद उसके चेहरे पर फिर से तनाव कम हो गया। हान सेन को स्काई पैलेस में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। अगर उसने आते ही सेपरेशन एविल सीखना शुरू कर दिया होता तब भी वह इससे कुछ खास हासिल नहीं कर पाता। अगर छात्र हान सेन को सुन रहे थे तो फोर सीजन ड्यूक ये निष्कर्ष निकालता था कि ऐसा सिर्फ हान सेन के सेलिब्रिटी होने की वजह से हो रहा है। वह इस इलाके का सबसे नया छात्र था। हान सेन के 1-2 व्याख्यान सुनने के बाद छात्र तुरंत पहचान जाते थे कि दोनों शिक्षकों में से कौन बुराई को दबाने में बेहतर है, और वे वापस आने के लिए उत्सुक रहते थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बुराई को दबाने के सिद्धांत पर बात करेंगे। फोर सीजन ड्यूक ने अपना पाठ शुरू किया। फोर सीजन ड्यूक ने सोचा था कि कुछ दिनों बाद वह ताजगी खत्म हो जाएगी और उसके पुराने छात्र फिर से उसके पास आने लगेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद भी छात्र वापस नहीं आए।
और कई तो उसे छोड़कर चले गए थे। जिन कुछ छात्रों को उसने खुद प्रशिक्षित किया था उन्हें छोड़कर बाकी सभी चले गए थे। अब फोर सीजन ड्यूक परेशान होने लगा। मंच के सामने अब कुछ ही छात्र थे, इसलिए वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और बोला, आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। चलो हान सेन को सुनते हैं और देखते हैं कि उनके व्याख्यानों में सबको क्या आकर्षित कर रहा है। फोर सीजन ड्यूक मंच से उतरकर हान सेन के व्याख्यान की ओर चल पड़ा। लुवान और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद फोर सीजन ड्यूक हान सेन के प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गया। अंदर जाते ही फोर सीजन ड्यूक ने मुड़कर लुवान से पूछा, लुवान, क्या वह सचमुच बुराई को दबाने की बात कर रहा है? फोर सीजन ड्यूक को यह पूछना पड़ा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रशिक्षण मैदान में सभी ने अपनी आस्तीनें चढ़ा रखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुक्कों का अभ्यास कर रहे हों। फोर सीजन ड्यूक को ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन कोई साधारण मुक्काबाजी का हुनर सिखा रहे हों। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सिखाया जा रहा था वह असल में बुराई का दमन था। वह सप्रेशन एविल सिखा रहा है। हान सेन ने कहा कि यह सप्रेशन एविल पंच है। अगर आप पंच सीखेंगे तो ये हुनर भी सीख जाएंगे, लुवान ने समझाया। क्या बकवास है, जोरदार मुक्का मारने का बुराई को दबाने से क्या लेना देना? फोर सीजन ड्यूक ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह जल्दबाज इंसान नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। उसने हान सेन की बात सुनने और कोई बेहतर तरीका ढूंढने की योजना बनाई जिससे वह पलटवार कर सके। फोर सीजन ड्यूक ने कई सदियों तक सप्रेशन एविल पर शोध और अध्ययन किया था। वह बहुत धैर्यवान व्यक्ति था, इसलिए वह कोई भी आवेगपूर्ण या मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता था। उसने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली और वहीं हान सेन की बात सुनने के लिए इंतजार करने लगा। सप्रेस एविल का अभ्यास करने वाले सभी छात्र जानते थे कि फोर सीजन ड्यूक कौन है। उसे वहां चुपचाप बैठे और सुनते देखकर वे सभी समझ गए कि अब आगे कुछ दिलचस्प होने वाला है। फोर सीजन ड्यूक आ गया है। ओह, हान सेन अब मुश्किल में है। कुछ होगा, शायद नहीं, हो सकता है कि वे झगड़ते हों, लेकिन बस इतना ही। सच कहूं तो फोर सीजन ड्यूक बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर मुझे सीखना है तो हान सेन का अनुसरण करना आसान होगा। हाँ, हान सेन का पढ़ाने का तरीका तो मानो ताज़ी हवा का झोंका है। इसे सीखना और इस्तेमाल करना आसान है। तुम सही कह रहे हो। उससे सप्रेशन एविल पंच सीखने के बाद मैं उन चीज़ों को साफ देख पा रहा हूं जिन्हें समझने की मुझे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। छात्र आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन फोर सीजन ड्यूक की शक्ति के कारण वह उनकी आवाज घंटी की तरह स्पष्ट सुन सकता था। उसने पहले से भी अधिक भौहें चढ़ाईं और उसने स्वयं से सोचा, क्या मुक्का मारने का अभ्यास वास्तव में बुराई को दबाने से जुड़ सकता है? कुछ मिनट बाद हान सेन आ गया और उसने अपना पाठ शुरू कर दिया। हान सेन को पता नहीं था कि फोर सीजन ड्यूक वहां मौजूद है। वह पाठों और वहां आने वाली भीड़ के साथ सहज हो चुका था, इसलिए उसने सुनने आए हर व्यक्ति पर नजर नहीं रखी। हालांकि पाठ समाप्त होने के बाद उसने उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति जरूर दी। आज हम 72 दुष्टता निरोधक पंचों में से शियोंग स्टार पंच के बारे में बात करेंगे। हान सेन ने पाठ की शुरुआत प्रदर्शन से नहीं बल्कि बोलकर की। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था कि यह कोई रहस्य था, बस इतनी जल्दी प्रदर्शन करना व्यर्थ था। छात्रों को खुद ही इस क्रिया को अंजाम देना था। हान सेन उन्हें तभी दिखाते थे जब वे किसी मुसीबत में पड़ जाते थे। यही तरीका था। लोगों को कोई मुट्ठी का हुनर दिखाना जब उन्होंने उसे पहले कभी नहीं सीखा हो बेकार था। ऐसा लगता था जैसे वे कोई तमाशा देख रहे हों। फोर सीजन ड्यूक ने हान सेन के व्याख्यान शुरू करते ही उनसे बहस करना चाहा, लेकिन ड्यूक के कुछ देर सुनने के बाद उसका जबड़ा ढीला पड़ गया। हान सेन का मुट्ठी वाला हुनर आसान था, लेकिन उसमें बुराई का दमन करने का मतलब छिपा था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। फोर सीजन ड्यूक लापरवाह नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, उसने बस सुनने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक फोर सीजन ड्यूक ने हान सेन के हर पाठ में भाग लिया। व्याख्यान समाप्त होने पर फोर सीजन ड्यूक बिना कुछ कहे चला गया। ये हान सेन के पाठ के अंतिम दिन तक जारी रहा। हान सेन बस मंच पर चला गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, फोर सीजन ड्यूक खड़ा हो गया। सभी छात्र आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंततः कुछ घटित होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में जब फोर सीजन ड्यूक हान सेन के व्याख्यानों में शामिल हुआ था, उसने हर बार मंच के और पास वाली सीट चुनी थी। और इस दिन उसने अपने लिए आगे की पंक्ति वाली सीट हासिल कर ली थी। जब वह खड़ा हुआ तो सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। 1000 पंख वाले सारस और यून बहनें बहुत चिंतित थीं। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ भी भयानक नहीं होने वाला है। हान सेन ने इस टकराव से 2 दिन पहले ही फोर सीजन ड्यूक की मौजूदगी देखी थी, लेकिन उसने उस आदमी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। अब जबकि फोर सीजन ड्यूक खड़ा हो गया था, हान सेन ने उस आदमी पर पूरा ध्यान दिया। टीचर हान, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके बुराई को दबाने वाले मुक्कों के पाठ सुने हैं, और मुझे सच में कहना होगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है।
खैर, आपकी तकनीकों के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं। शायद आप मेरे लिए एक मुक्का मार सकें और फिर मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकें। फोर सीजन ड्यूक ने पूरी ईमानदारी से कहा। उसके बाद कई छात्र मानो वहीं जम गए। थाउजेंड फेदर क्रेन और यून बहनें फोर सीजन ड्यूक को ऐसे घूर रही थी मानो उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। हालांकि फोर सीजन ड्यूक उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। जिस तरह से उसने हान सेन को टीचर हान कहा, उससे लगता है कि वह हान सेन का आदर करने का दिखावा नहीं कर रहा था। वह एक शिक्षक की तरह अपने साथी से बात कर रहा था। फोर सीजन ड्यूक के पद के कारण हान सेन को शिक्षक कहना उनकी स्वीकृति की मुहर थी। ये दर्शाता था कि उनके मन में हान सेन के लिए सचमुच कुछ सम्मान था। चूंकि वह ड्यूक थे जबकि हान सेन अभी भी मार्क्विस थे, इसलिए वह हान सेन को उनके पूरे नाम से बुला सकते थे, उनकी उपाधि से नहीं। फोर सीजन ड्यूक को इतनी ईमानदारी से पूछते देख स्काई पैलेस के कई छात्रों को लगा कि वे सपना देख रहे हैं। फोर सीजन ड्यूक के पद और प्रसिद्धि को देखते हुए हान सेन से अनुरोध करना उनके लिए प्रभावशाली था। फोर सीजन ड्यूक हान सेन के रोजाना के लेक्चरों से लौटने के बाद घर आकर अभ्यास करने लगा था। वह सप्रेस एविल में माहिर था और उसे इस हुनर के बारे में आम लोगों से ज्यादा जानकारी थी। इसीलिए वह सप्रेस एविल के मुक्कों के सार को गहराई से समझ सकता था। कुछ दिनों की गहन खोजबीन के बाद फोर सीजन ड्यूक को कई ऐसी बातें पता चलीं जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, और इसी वजह से वह हान सेन की सच्ची प्रशंसा करने लगा। चूंकि यह हान सेन की कक्षाओं का आखिरी दिन था, वह खुद को रोक नहीं पाया और हान सेन से खुद ही पंच करने का अनुरोध किया। वह जानना चाहता था कि हान सेन द्वारा सप्रेस एविल पंच के प्रदर्शन से कैसी भावनाएं पैदा हो सकती हैं। बेशक लोग उसे यह जानने की चाहत के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। वह एक ड्यूक था। वह खुद हिडन पाथ गुफा में जाकर 72 मूल जीन किल मंत्रों को नहीं देख सकता था। अगर वह दुष्टता के दमनकारी मुक्का से किल मंत्रों की भावनाओं को समझ पाता तो यह उसके अपने अभ्यास और आगे की उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता। तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। अगर तुम्हें मेरी कमजोर प्रतिभाओं में दिलचस्पी है तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें परफॉर्म करूंगा। अगर मैं बेहतर कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं कि मैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। हान सेन ने वैसे भी आखिरी दिन पंच दिखाने की योजना बनाई थी। इस तरह वह फोर सीजन ड्यूक पर भी एक एहसान कर सकता था। फोर सीजन ड्यूक ये सुनकर खुश हुआ और बोला, नहीं, मैं सिर्फ आपसे सीखना चाहता हूं। मेरा कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है। हान सेन ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया। वह मंच पर गया और बोला, 10 दिनों में मैंने 6 पंच सिखाए हैं। आज मैं तुम्हें उनका प्रदर्शन करूंगा। कृपया ध्यान से देखो, शायद ये तुम्हारे काम आए। उसके बाद हान सेन ने घोस्ट स्टार पंच का जादू शुरू किया। फिर उसने एक के बाद एक सभी हुनर दिखाए। हान सेन ने 72 मूल जीन मारक मंत्रों के बाद 72 दुष्टता दमन के पंच सीखे थे। हर पंच में मारक मंत्र का अर्थ छिपा था। जैसे ही हान सेन ने अपने वादे के अनुसार 6 पंच किए, ऐसा लगा जैसे मारक मंत्र जीवंत हो गया हो। मारक हवा ने लोगों को एक भयानक ठंडक दी। यह एहसास उनके मन को भी विचलित कर रहा था। जब भी हान सेन मुक्का मारता, वह नदी को चीरते हुए किसी जानवर जैसा लगता। एक हुनर का एक ही मतलब होता था। हान सेन ने उन्हें 6 मुक्के के हुनर दिखाए। ऐसा लग रहा था जैसे 6 डरावने जानवर धरती को ही दबाने की कोशिश कर रहे हों। लोगों की नज़र में हान सेन अब इंसान नहीं रहा, वह 6 जंगली जानवर बन गया था। जब तक हान सेन ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया, स्काई पैलेस के छात्र उत्साह से कांप रहे थे। फोर सीजन ड्यूक ऐसा लग रहा था मानो उसने शराब पी रखी हो, क्योंकि जब हान सेन ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया तो ड्यूक पूरी तरह से जड़वत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली तकनीकों की भावनाओं में डूब गया हो। तो ये थी टीचर हान की 6 मुट्ठियों वाली तकनीक। इसने मुझे 60 साल के अभ्यास से बचा लिया होगा। मैं भाग्यशाली हूँ। फोर सीजन ड्यूक ने हान सेन के आगे झुककर प्रणाम किया। फोर सीजन ड्यूक, आप बहुत दयालु हैं। हान सेन ने झुककर प्रणाम किया। उसके बाद सप्रेशन एविल पंच पूरे स्काई पैलेस में मशहूर हो गया। इसे स्काई पाथ गार्डन में ले जाया गया और इसमें कुछ बदलाव किए गए। देखते ही देखते ये स्काई पैलेस के ज़रूरी हुनरों में से एक बन गया। हान सेन की प्रतिष्ठा पहले से भी ज़्यादा चमक रही थी, और चूंकि उसने सप्रेस एविल पंच बनाया था इसलिए उसे अच्छा इनाम मिला। उसके बाद फोर सीजन ड्यूक नियमित रूप से हान सेन के साथ सप्रेशन ईविल का अभ्यास करने के लिए जेड द्वीप पर जाता था। हान सेन ने उसे सप्रेशन ईविल के 72 पंच सिखाए, और हान सेन भी फोर सीजन ड्यूक से सप्रेशन ईविल के बारे में बहुत कुछ सीखने में सक्षम था। हान सेन का सप्रेशन एविल पंच एक बहुत ही कारगर तरीका था। इससे छात्र सप्रेशन एविल को जल्दी सीख सकते थे, लेकिन अगर कोई इस हुनर में महारत हासिल करना चाहता था तो उसे फोर सीजन ड्यूक जैसे अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत होती थी। हान सेन ने फोर सीजन ड्यूक से बहुत कुछ सीखा और वह सचमुच उनकी प्रशंसा करने लगा। वह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कड़ी मेहनत से सच्चा शोध किया था। वह सचमुच उस सम्मान के हकदार थे।
फोर सीजन ड्यूक भी हान सेन के सेपरेशन एविल पंच के प्रशंसक थे। जब भी वे सेपरेशन एविल सिखाते थे तो अपने छात्रों को चीज़ें आसानी से समझाने के लिए सेपरेशन एविल पंच का इस्तेमाल करते थे। क्या हान सेन कभी उबाऊ या नीरस काम करता है? वह जो भी करता है उसमें अद्भुत होता है। जब स्काई पैलेस के नेता ने यह कहा तो वह मुस्कुराया। केवल राजा ही हिडन पाथ गुफा में जा सकते हैं। 72 मूल जीन नाशक मंत्रों का अभ्यास करने पर वे अर्ध देवता बन सकते हैं। इसके बाद किसी की इसमें रुचि नहीं रहती, और अगर वे असफल हो जाते हैं तो वे 72 पंच कौशल भी हान सेन जितना अच्छा नहीं कर सकते। केवल हान सेन ही वह कर सकते हैं जो वे करते हैं। हालांकि उन्होंने सेपरेशन एविल सीखना आसान बना दिया है। छात्रों को इसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। हालांकि इसे एक नुकसानदेह उपाय माना जा सकता है, लेकिन यह निस्संदेह एक अच्छा तरीका है। काले नकाबपोश महिला ने आगे कहा, और मैंने सुना है कि जब लोन बैम्बू ने हान सेन का सेपरेशन एविल पंच देखा तो उसने हिडन पाथ गुफा में जाने का अनुरोध किया। यह आश्चर्यजनक है। स्काई पैलेस के नेता ने सिर हिलाया और कहा, लोन बैम्बू वहाँ आधे महीने से है। मुझे लगता है कि वह अगले 1 साल तक वापस नहीं आएगा। लेकिन मेटल वर्ल्ड में मुसीबत है। नकाबपोश महिला के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अगर हमें पता होता कि हम मेटल वर्ल्ड की खोज के कगार पर हैं तो हम लोन बैम्बू को अभी अंदर आने ही नहीं देते। अब जबकि उसका ध्यान गुफा पर है, उसे परेशान करके मेटल वर्ल्ड भेजना ठीक नहीं है। स्काई पैलेस के नेता ने कहा, मैं लोन बैम्बू के अलावा किसी अन्य मार्क्विस के बारे में नहीं सोच सकता जो हमारे लिए ये कार्य कर सके। नकाबपोश महिला हंसी और बोली, अगर हान सेन की वजह से लोन बैम्बू हिडन पाथ गुफा में गया तो हान सेन को ही वो करना चाहिए जो लोन बैम्बू को करना चाहिए था। हमें उसे मेटल वर्ल्ड भेज देना चाहिए। यह अच्छा विचार नहीं है। वह अभी मार्क्विस नहीं बना है, स्काई पैलेस के नेता ने सिर हिलाते हुए कहा। और फिर भी उसने ड्रैगन 9 को मार डाला। आप उसे मार्क्विस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे संसाधनों की ज़रूरत है। यह एक बिल्कुल सही मौका है। नकाबपोश महिला फिर हंसी। हान सेन ने सोचा था कि उसके पास कुछ दिन खाली होंगे, लेकिन जैसे ही उसने अपना व्याख्यान समाप्त किया उसे बुजुर्गों ने बुला लिया। वहाँ उसे एक टीम का नेतृत्व करते हुए एक नए खोजे गए अज्ञात जनित स्थान पर जाने का काम सौंपा गया। उसे निर्देश दिया गया कि वह उस स्थान का अन्वेषण करे और यदि संभव हो तो संसाधन और सामग्री लेकर लौट आए। चूंकि उस अज्ञात स्थान में केवल मार्क्विस ही प्रवेश कर सकते थे, इसलिए लोन बैम्बू को वहां टास्क फोर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन उस समय वह हिडन पाथ गुफा के अंदर प्रशिक्षण ले रहा था। परिणामस्वरूप बुजुर्गों ने यह काम हान सेन को सौंपना उचित समझा। हान सेन को अज्ञात स्थान का एक सामान्य विवरण दिया गया जिसे मेटल वर्ल्ड कहा जाता था। हालांकि यह उस स्थान का केवल एक अस्थायी नाम था। उसे यह पता चला कि एक से ज्यादा गुटों ने इसे पहले ही खोज लिया था। अन्य टीमें पहले से ही वहां मौजूद थीं, उस जगह की खोज कर रही थीं। स्काई पैलेस एक कदम पीछे था। उसे जो बताया गया था उसके अनुसार वहां ड्रैगन, दानव, नष्ट और यहां तक कि बुद्ध के समूह भी थे। वे सभी धातु जगत में थे, और अब जब स्काई पैलेस भी अन्वेषण में शामिल हो गया था तो स्थिति निश्चित रूप से काफ़ी जटिल हो जानी थी। हान सेन को रवाना होने से पहले ज़्यादा तैयारी का समय नहीं मिला, क्योंकि उनका नेतृत्व स्काई पैलेस के एक बुजुर्ग कर रहे थे। उनके साथ स्काई पैलेस के 100 मार्क्विस छात्र भी थे। मेटल वर्ल्ड की यात्रा का आयोजन बुजुर्गों ने किया था। मार्क्विस को मेटल वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद हान सेन के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए उनकी जिंदगी लगभग उसी के हाथों में थी। हालांकि हान सेन सिर्फ एक अर्ल था, स्काई पैलेस का अधिकार उसके सदस्यों के बीच काफ़ी सम्मानित था, और हान सेन की अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत मजबूत थी। किसी ने भी हान सेन के अपने नेता होने पर आपत्ति नहीं जताई। मेटल वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले उस बुजुर्ग ने हान सेन को उन मार्क्विस छात्रों के बारे में ढेर सारी जानकारी दी जिनका नेतृत्व वह करने वाला था। उनमें से कुछ को चिन्हित किया जा चुका था, क्योंकि उनके पास अनोखी शक्तियां थीं जो आगे की यात्रा के लिए बेहद ज़रूरी थीं। हान सेन स्काई पैलेस मार्कीज को मेटल वर्ल्ड ले गया। वह अज्ञात स्थान एक ग्रह था और उससे एक अजीब शक्ति निकल रही थी। उस शक्ति ने मार्कीज स्तर से ऊपर के किसी भी प्राणी या प्राणी के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इस सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि इस ग्रह में एक बहुत ही खास चुंबकीय गुण था। धातु की वस्तुएं ग्रह में खींच जाती थीं, इसलिए धातु से बने औजार ग्रह के आसपास अनुपयोगी थे। इस वजह से हवाई जहाज ग्रह के पास नहीं आ सकते थे। जब ग्रह को बाहर से देखा गया तो ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से प्रचंड चुंबकीय तूफानों से घिरा हुआ है। पूरा ग्रह गरजते बादलों के भंवर में घिरा हुआ था। जब हान सेन और अन्य लोग बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े तो एक बेहद रंगीन ग्रह नजर आया। हालांकि जब वे सब कुछ देखने के लिए काफ़ी करीब पहुंचे तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस जगह को धातु की दुनिया क्यों कहा गया था। वहां के पहाड़ और मैदान सब धातु के थे। धातु से बनी स्थलाकृतिक संरचनाएं देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन असल में अजीब बात तो सभी जानवरों और पौधों की धात्विक प्रकृति थी।
ग्रह की सतह पर मौजूद हर चीज धातु की थी और उसे देखना एक बहुत ही अवास्तविक अनुभव था। भाई युया, हमें अपनी खोज कहाँ से शुरू करनी चाहिए? हान सेन ने मार्क्विस छात्र की ओर देखते हुए विनम्रता से पूछा। युया स्काई पैलेस का एक उच्च सम्मानित मार्क्विस था। लोन बैम्बू के बाद वह निश्चित रूप से हान सेन के साथियों में सबसे शक्तिशाली था। वह स्काई पैलेस के लिए नए विदेशी स्थानों की खोज में भी हमेशा सबसे आगे रहता था। उसे इस तरह के प्रयासों का काफ़ी अनुभव था। युया ने ग्रह की सतह पर नज़र डाली, फिर हान सेन से बात की। हमें नहीं पता कि दूसरी जातियों ने कहाँ कहाँ अपनी गतिविधियां स्थापित की हैं, लेकिन जब हम अंदर आए तो उन्होंने हमें ज़रूर देखा होगा। इसलिए ग्रह की खोज हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। उन दूसरी जातियों को ढूंढना या विश्राम स्थल बनाने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र ढूंढना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भाई युया, तुम सही कह रहे हो। मैं लापरवाही बरत रहा था। हमें कहाँ डेरा डालना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी? हान सेन ने पूछा। ये देखकर कि हान सेन सचमुच दूसरों की राय जानने में दिलचस्पी रखता है, युया ने हान सेन को एक मार्क्वेस दिखाया। आप भाई यूनी से पूछ सकते हैं, वह इस तरह के काम में माहिर हैं। भाई यूनी, कृपया। हान सेन जानता था कि इन मामलों को पेशेवरों द्वारा ही संभाला जाना चाहिए। स्काई पैलेस ने भले ही उसे वहां नेतृत्व करने के लिए भेजा हो, लेकिन नेतृत्व का मतलब अपनी सेना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना था, न कि किसी नायक की तरह खुद सब कुछ करना। अपनी टीम की खूबियों को समझना और उनका सदुपयोग करना उसका काम था। मेटल वर्ल्ड के बारे में बहुत सी अनजान बातें थीं। अगर वह मुसीबत में पड़ जाता तो बच तो सकता था, लेकिन 100 मार्क्विस को मार गिराकर वापस नहीं जा सकता था। और दूसरे गुट खतरनाक भी हो सकते थे। उन्होंने जाल बिछाकर घात लगा रखे थे। दुश्मन वहां कुछ समय से मौजूद था और उसे विदेशी अंतरिक्ष के बारे में जानने का मौका मिल गया था। वे अपनी बढ़त का इस्तेमाल हान सेन के दल को चकमा देने के लिए कर सकते थे। जैसे ही हान सेन की टीम ने काम शुरू किया, उसे जल्दी ही पता चल गया कि स्काई पैलेस में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। वे हर काम में माहिर थे और उन्होंने तुरंत मेटल वर्ल्ड पर एक कैंप स्थापित कर लिया और आसपास के इलाके की खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने हर तरह की परिस्थितियों के लिए एक अलार्म सिस्टम और आपातकालीन व्यवस्था भी बनाई। लेकिन हान सेन को सबसे ज्यादा हैरानी उनकी टीम के समर्पण की थी। उन्होंने 100 मील के दायरे में हर चीज पर शोध किया और उसे सूचीबद्ध किया। हालांकि कुछ धातु के जानवरों और पौधों के अलावा जेनोजेनेसिस का कोई निशान नहीं था। उन्हें दूसरी जातियों द्वारा भेजे गए किसी भी मार्क्विस का पता भी नहीं चला। ग्रह पर दिन रात का कोई चक्र नहीं था और वातावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। लेकिन स्काई पैलेस की टीम के सभी सदस्य मार्क्विस थे, इसलिए खराब वातावरण उन्हें नीचे नहीं ला सकता था। आकाश में चुंबकीय तूफान लगातार मंडरा रहे थे। नीली बिजली लगातार चमक रही थी, जिससे ग्रह की सतह सामान्य सूर्य से भी बेहतर ढंग से प्रकाशित हो रही थी। हान सेन, युया और दूसरे मार्क्विस अपने अन्वेषण को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तभी चुंबकीय तूफान का रंग अचानक बदल गया। नीला चुंबकीय तूफान गुलाबी रंग की एक खूबसूरत छटा में बदल गया। डोंग 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 डोंग। अचानक उनके कानों में एक तेज आवाज गूंजने लगी। पास का धातु का जंगल ऐसे हिलने लगा जैसे भूकंप आ रहा हो। कुछ ही देर बाद धातु के जंगल से एक 10 मीटर ऊंचा धातु का गैंडा निकला और वह अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे कई और गैंडे निकले और देखते ही देखते उनमें से हजारों पेड़ों से निकलकर तेजी से नीचे आ गए। वे पास की एक नदी की ओर बढ़ रहे थे जो पारे जैसी दिख रही थी। हान सेन खुश था कि उसने यूनी की बात मान ली और नदी के पास डेरा डालने से बच गया। अगर वे ऐसा करते तो गैंडे उन पर टूट पड़ते। वे धातु के गैंडे बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। टीम ये तय नहीं कर पा रही थी कि वे कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उस अनजानी जमीन पर उनसे लड़ना कोई अच्छा विचार नहीं लग रहा था। यूनाई धातु के गैंडों को देख रहा था जब उसने कहा, ये धातु के जीवित टुकड़े जैसे हैं। उनकी जीवन शक्ति को देखते हुए मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वे कम से कम मार्क्विस जितनी ताकतवर हैं। मुझे नहीं पता कि वे विदेशी हैं या नहीं, लेकिन वे ज्यादा बुद्धिमान नहीं लगते। अजीब बात है, हमने अपनी किसी भी खोजबीन में उन्हें नहीं देखा। वे कहाँ से आए? व्हाइट रियल, जो उस यात्रा पर भी आया था, उलझन में भौहें चढ़ा रहा था। धातु के गैंडों का झुंड नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। अंततः वे नदी में आ गए और पारे जैसे दिखने वाले पानी में खेलने लगे। उनके शरीर बड़े, भारी भरकम धातु के थे। वे खुरदुरे, फीके स्टील से बने हुए लग रहे थे और उनके शरीर उस चमकती चांदी जैसी नदी से बिल्कुल अलग थे। हान सेन को नहीं पता था कि नदी में चांदी का तरल पदार्थ क्या था, लेकिन वह निश्चित रूप से पानी नहीं था। धातु के गैंडे चांदी के तरल पदार्थ को खुलकर पी रहे थे, इसलिए इस बात की थोड़ी सी संभावना थी कि वह तरल पदार्थ हानिरहित था। जब गैंडे पानी पी रहे थे और खेल रहे थे, तभी जंगल से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। पहाड़ों से और भी कई धातु के जीव नीचे उतरे और जंगल से निकल आए। वे सब सीधे नदी की ओर चल पड़े और नदी के पास पहुंचकर पानी पीने लगे।
वहां धातु के सांप थे जो कम से कम 100 मीटर लंबे रहे होंगे। चांदी के रंग के शेर और अनगिनत पैरों वाले सेंटीपीड थे। धातु के जीवों की एक विशाल विविधता थी, जो सभी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बढ़ रहे थे। धातु के जीव बहुत डरावने लग रहे थे। पहली नज़र में वे ड्यूक या किंग श्रेणी के राक्षस लग रहे थे। हालांकि किसी कारण से विभिन्न जीवों के बीच कोई दुश्मनी नहीं दिख रही थी। कई निम्न स्तरीय धातु के जीव अधिक शक्तिशाली जीवों के साथ चांदी का तरल पीने के लिए आगे आए। धातु के ये जीव सचमुच बहुत मिलनसार लगते हैं, व्हाइटरेल ने जिज्ञासा से कहा। शायद नहीं, युया ने कबूतर जैसे दिखने वाले एक ज़ेनोजेनिक पक्षी को बुलाया। वह उसकी आस्तीन से निकला और नदी की ओर उड़ गया। ज़ेनोजेनिक पक्षी स्पष्ट रूप से मेटल वर्ल्ड का मूल निवासी प्राणी नहीं था। एक कांसे का शरीर अचानक आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसका आकार ड्रैगन फ्लू जैसा था, लेकिन वह पूरी तरह से कांसे का बना था। उसका शरीर कम से कम 5 मीटर लंबा था और उसकी उभरी हुई आंखें और जबड़े उसे राक्षसी बना रहे थे। कांसे का शरीर नदी के पास से उड़कर आया और उसने युया द्वारा छोड़े गए विदेशी पक्षी को झपट लिया। उसने कुछ ही सेकंड में पक्षी को उसके पंख समेत चबाकर खा लिया। सब स्तब्ध रह गए और युया को मजबूर होकर कहना पड़ा, लगता है वे सिर्फ मेटल वर्ल्ड के मूल निवासी जीवों के साथ ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। बाहरी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। हान सेन ने सिर हिलाया। अब वह सचमुच यूनी की प्रशंसा कर रहा था। जीव पहाड़ों और जंगलों को पार करके चारों ओर से वहां पहुंचे थे, लेकिन यूनी ने जिस छोटी सी जगह को शिविर के लिए चुना था, वहां जीव नहीं थे। अगर जीव उनके सुरक्षित क्षेत्र के करीब भी आ जाते तो वे अपनी गुफा में वापस जा सकते थे और छिपे रह सकते थे। वहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाता। ये शिविर लगाने के लिए एक मजबूत जगह थी। चूंकि आसपास बहुत सारे शक्तिशाली धातु के जीव थे, इसलिए हान सेन ने उन जीवों पर नजर रखने के लिए आदमियों की शिफ्टों का एक क्रम तय कर दिया। फिलहाल किसी को भी यात्रा नहीं करनी थी। 10 घंटे बाद भी कुछ धातु के जीव नदी में मौजूद थे। वे आते जाते रहे। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर यही एक नदी हो और इसीलिए आखिरकार हर कोई वहां पानी पीने जरूर आएगा। कैप्टन हान, आओ और इसे देखो। हान सेन आराम कर रहा था जब युया ने अचानक उसे बुलाया। हान सेन उठा और युया के पीछे गुफा के मुहाने तक गया और सावधानी से बाहर झांका। नदी के पास मौजूद धातु के जीव घबराए हुए लग रहे थे। वे तरल पदार्थ से दूर रहने लगे, किसी चीज से डरते हुए। हान सेन कुछ देर तक इंतजार करता रहा और देखता रहा। आखिरकार एक सफ़ेद धातु का जानवर नदी के पास आया। जब भी दूसरे जीव उसे पास आते देखते तो उससे दूर हट जाते। कोई भी उसके रास्ते में आने को तैयार नहीं था। हान सेन ने सफ़ेद धातु के उस जानवर को देखा। वह ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, शायद लगभग 2 मीटर लंबा, लेकिन वह सफ़ेद था और विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था। वह धातु का विशालकाय जीव सीधे नदी में चला गया और अपनी थूथन से चांदी जैसे तरल को चूसने लगा। बाकी धातु के जीव विशालकाय जीव से दूर ही रहे और सब उस पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो विशालकाय जीव के रहते हुए वे तरल पीने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक विशालकाय जानवर संतुष्ट होकर उस इलाके से चला नहीं गया। जब वह चला गया तो ये सामान्य धातु के जीव नदी में वापस आ गए और फिर से पानी पीने लगे। उस विशालकाय जानवर को धातु के जंगल में वापस जाते देख हान सेन और युया ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। जब विशालकाय जानवर प्रकट हुआ तो उनकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। वे बस यही चाहते थे कि वह चीज़ उन्हें ढूंढ ले। मैमथ बहुत शक्तिशाली था। मार्क्विस ऐसे राक्षस से निपटने में सक्षम नहीं होता। लगता है हमारी स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं है। यहाँ सिर्फ मार्क्विस ही आ सकते हैं और फिर भी यहाँ के कुछ जीव राजा वर्ग के हैं। एक गलती हम सबको मार सकती है, युया ने कहा। यूनी ने सिर हिलाया और कहा, हो सकता है कि दूसरी जातियों के लोग भी छिपे हों। हम अभी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि धातु के जीव तभी दिखाई देते हैं जब आसमान गुलाबी हो जाता है। हो सकता है कि जब चुंबकीय तूफान फिर से नीला हो जाए तो ये सारे जीव फिर से गायब हो जाएं। हान सेन और बाकियों को लगा कि यह बात बिल्कुल सही है। उन्हें जल्दबाजी में काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें सबसे पहले समय लेकर चीज़ों को समझना था। उन्होंने नदी पर नज़र रखने के लिए कई शिफ्टें लगाईं। समय के साथ कई तरह के धातु के जीव नदी से पानी पीने आने लगे। इसके अलावा वहाँ विशालकाय जानवर जैसी अन्य डरावनी चीज़ें भी थीं जो हान सेन की टीम के लिए काफ़ी चिंताजनक थीं। 80 घंटे बाद नदी में आने वाले धातु के जीवों का प्रवाह धीमा पड़ने लगा और कुछ ही देर में गुलाबी चुंबकीय तूफान बदलने लगा। 1 घंटे बाद आसमान में चमकती बिजली फिर से नीली हो गई। सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। अंततः मार्क्विस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नदी में अब कोई धातु का जीव नहीं आ रहा था। हान सेन ने उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए कुछ ट्रैकर्स भेजे। नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही थे, लेकिन फिर भी उन्हें हैरानी हुई। नदी के किनारे दिखाई देने वाले धातु के जीव अब गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो वे बस गायब ही हो गए हों। अरे नहीं,
क्या वे अदृश्य हो गए हैं, या वे बस कहीं जमीन के नीचे छिपे हैं? व्हाइट रियल ने अजीब नजरों से पूछा। युया कुछ नहीं बोला, वे सब गहरी सोच में डूबे हुए थे। धातु की दुनिया अजीब थी और जब तक वे और ज्यादा नहीं जान लेते तब तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। हान सेन और बाकी लोग सोच ही रहे थे कि पहाड़ की तरफ से कोई उनके पास आया। जब वह उनके द्वारा तय की गई सीमा पर पहुंचा तो उसने उन्हें आवाज़ दी, मैं खान ऑफ द डेमन हूँ, क्या आपका ग्रुप स्काई पैलेस से है? हान सेन ने ध्यान से चारों ओर देखा लेकिन उसे सिर्फ खान ही दिखाई दिया। वह युया को साथ लेकर अपराधी से बात करने के लिए आगे बढ़ा। खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप इस टीम के लीडर हैं, हान सेन। वाह, चूंकि हम पहले से ही दोस्त हैं तो हम सहयोग कर सकते हैं। खान हंसा। मुझे याद नहीं आता कि हमारे बीच कभी कोई खास सहयोग हुआ हो, हान सेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारे साथ दोस्ती याद नहीं आती। लेकिन अभी ड्रैगन, बुद्ध और डिस्ट्रॉयड सब मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम किसी तरह का गठबंधन नहीं बनाते तो वे इस खतरनाक जगह पर हमारा पीछा कर सकते हैं। बोलते बोलते खान के कंधे झुक गए। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? हान सेन हिला नहीं। हम यहाँ आपसे बहुत पहले पहुँच गए थे। मुझे लगता है कि मेरे पास जो जानकारी है उसमें आपकी रुचि होगी। खान मुस्कुराया। हान सेन ने खान को शिविर में आने दिया ताकि वे अपनी बातचीत जारी रख सकें। खान बिना किसी लाग लपेट के बोला, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो लेकिन हम सब इस दुनिया में फंसे हुए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अच्छा, जब से तुम मेटल वर्ल्ड में आए हो क्या तुमने इसके बाहर किसी से संपर्क करने की कोशिश की है? खान ने कहा। हान सेन और युया ने एक दूसरे को देखा। फिर बिना कोई जवाब दिए उन्होंने खान की तरफ देखा। खान ने आह भरते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी सलाह है कि तुम ऐसा करने की कोशिश मत करो। दो दानव मार्क्विस ने जाने की कोशिश की लेकिन ऐसा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध, ड्रैगन और नष्ट हुए कुछ प्राणियों के साथ भी यही हुआ। कोई भी इस ग्रह को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम जा सकते हो और जाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। जो लोग चले जाते हैं उन्हें कैसे मारा जाता है? यूनाई ने पूछा। वे गिरकर मर गए, कान ने अपनी आवाज में कड़वाहट भरते हुए कहा। मर गए? हान सेन और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाईं। क्या आपने कभी रबर बैंड से खेला है? जितना दूर आप खींचते हैं छोड़ने पर यह उतनी ही जोर से टकराता है। जब आप इस ग्रह में प्रवेश करते हैं तो आपका शरीर इसके नियमों से बंध जाता है। अगर आप सतह से ऊपर उड़ते हैं तो आपको एक शक्ति का एहसास होगा जो आपको वापस नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप जितना ऊंचा उड़ेंगे यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अंततः सबसे मजबूत भी अपने विनाश की ओर वापस लौट जाते हैं, कान ने कहा। क्या आप जो वर्णन कर रहे हैं वह गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है? आप इसे इतना जटिल क्यों बना रहे हैं? व्हाइट रियल ने कहा। खान ने सिर हिलाया। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आप किसी ग्रह से जितने दूर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण उतना ही कमजोर होता जाता है, लेकिन दूरी के साथ यह बल और भी मजबूत होता जाता है। और जब ग्रह अंततः आपके प्रतिरोध पर विजय पाकर आपको पीछे खींच लेता है तो आप जमीन पर अविश्वसनीय वेग से टकराते हैं। कोई भी मार्क्विस पिंड इसका सामना नहीं कर सकता। इस शक्ति के प्रकट होने से पहले तुम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो? हान सेन ने पूछा। 10,000 मीटर, खान ने तुरंत जवाब दिया। एडे, युया ने एक मजबूत जानवर मार्क्विस की ओर देखा। उस शेर जैसे दिखने वाले मार्क्विस ने अपने शक्तिशाली पैरों से छलांग लगाकर आकाश में उड़ान भरी। कुछ ही देर में वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जब वह 10,000 मीटर से आगे निकल गया तो शेर मार्क्विस की गति धीमी हो गई। वह ऊपर की ओर उड़ता रहा लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। कुछ देर तक वह संघर्ष करता रहा और 13,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर एकदम रुक गया। एडे, वापस आओ, युया चिल्लाया। एडे ने आदेश का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह घूम पाता एक डरावनी शक्ति ने उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। वेदना। एडे का शरीर मानो कोई उल्कापिंड नीचे गिर रहा हो। वह धातु की सतह पर भयानक गति से टकराया और टक्कर से एक बड़ा गड्ढा बन गया। हान सेन और बाकी लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े। एडे का शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, मानो मसला हुआ केक हो। एडे दहाड़ा। एक पवित्र प्रकाश ने उसके शरीर को ढक लिया और फिर वह सामान्य हो गया। अब हम इस बारे में ठीक से बात कर सकते हैं, है ना? खान मुस्कुराया। वे शिविर में लौट आए और सहयोग की शर्तों पर चर्चा करने लगे। उन्होंने एक समझौता किया। इस बीच खान ने ग्रह की खोज के बारे में और विस्तार से बताया। दानव और बुद्ध धातु जगत की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक युद्ध ने उन्हें अंतरिक्ष के उस दुर्लभ क्षेत्र में खींच लिया था और लड़ते लड़ते वे उस छिपे हुए ग्रह पर पहुंच गए। दोनों जातियों ने मेटल वर्ल्ड की खोज के लिए अपने लोग भेजे, लेकिन किसी तरह ग्रह की खबर हवा में लीक हो गई।
ड्रैगन, डिस्ट्रॉइड और स्काई पैलेस को उनकी खोज की खबर मिल गई। मार्क्विस के ग्रह पर उतरने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह कितनी खतरनाक है, और तब उन्हें यह भी पता चला कि वे वहां से निकल नहीं सकते। ड्रैगन, द डिस्ट्रॉइड और बुद्ध ने जल्दी ही एक गठबंधन बना लिया। उन्होंने लगभग सभी राक्षसों को मार डाला जिन्हें खान ग्रह पर लाए थे, इसलिए जब खान ने आकाश महल के लोगों को आते देखा तो वह उनकी मदद की उम्मीद में उनके पास गया। युया ने खान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, इस जगह के बारे में खबर इसलिए फैलाई गई क्योंकि तुम्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है ना? तुमने ही दूसरी जातियों को यहाँ फुसलाया था, इसीलिए ड्रैगन और डिस्ट्रॉइड बुद्ध के साथ मिलकर तुमसे लड़ने आए थे, है ना? खान ने आह भरते हुए कहा, मैं तो यही हूँ, है ना? मैं बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कि यह खबर किसी शैतान ने लीक की है या नहीं। इसके बाद खान ने हंसते हुए कहा, भले ही हमने ही खबर लीक की हो, लेकिन इसका हमारे सहयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम आपके साथ क्यों शामिल होंगे? ड्रैगन ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, हान सेन ने शांति से पूछा। खान हान सेन के इस बयान के लिए तैयार लग रहे थे, इसलिए वे मुस्कुरा दिए। जब उन्होंने गठबंधन बनाया तो उन्हें फायदा हुआ, लेकिन वे आपके साथ कुछ भी साझा नहीं करेंगे। वे फायदे अपने पास ही रखना चाहेंगे। क्या लाभ? हान सेन ने कान की कही बात के मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा। अगर दूसरी जातियां फंस गई थीं तो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही होना चाहिए था कि वे आपस में मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दानव पर हमला कर दिया। ऐसा लगता है कि कुछ और भी चल रहा था जिसे खान बताना नहीं चाहता था। पहुंचने वाली पहली दो टीमों को ग्रह पर कुछ पुराने खंडहर मिले। हो सकता है कि ये खंडहर किसी देवता तुल्य कुलीन वर्ग द्वारा छोड़े गए हों। अब वे तीनों जातियां इसकी रखवाली कर रही हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो शायद हम उन्हें हरा सकें और लूट का माल अपने नाम कर सकें। स्काई पैलेस मजबूत है, लेकिन आप तीनों से अकेले नहीं लड़ सकते, खान ने पूरे विश्वास के साथ कहा। खान ने उन्हें खंडहरों के स्थान और स्थिति के बारे में अधिक जानकारी दी और हान सेन ने खान की कहानी की पुष्टि करने के लिए किसी को भेजा। हालांकि खान ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम दानव और बुद्ध ने एक ही समय में उस खंडहर की खोज की थी। हमें भी उतना ही पता है जितना उन्हें। आपके साथ गठबंधन करने में कोई बुराई तो नहीं है ना? हान सेन और युया ने एक संक्षिप्त चर्चा की। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि गठबंधन एक अच्छा विचार है, इसलिए हान सेन ने ऑपरेशन की बारीकियां युनली और युया पर छोड़ दीं। वे इस तरह के काम में हान सेन से बेहतर थे। हमें तब तक आगे बढ़ना होगा जब तक नीला तूफान चल रहा हो और धातु के जीव छिपे हुए हों। एक बार जब हम खंडहर में पहुंच जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम पर जीवों का हमला नहीं होगा, खान ने स्पष्ट रूप से समझाया। वह चाहता था कि वे जल्दी से आगे बढ़ें और रास्ते में वे बाकी दानवों से मिलेंगे। खान के पास कई राज थे जिन्हें वह उजागर नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ज्यादातर जानकारी असली थी और इससे हान सेन का काफी समय बच गया। और अगर खंडहरों में रहते हुए ड्रैगन उन पर हमला करता तो दानव के साथ मिलकर उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने नीले तूफान की अवधि और खंडहर के स्थान की पुष्टि की और फिर वे निकल पड़े। वे दूसरे राक्षसों से मिले और आगे बढ़ गए। दानवों की हालत बहुत खराब थी। वे हान सेन की कल्पना से भी ज्यादा थके हुए थे। खान के अलावा केवल 20 मार्क्विस बचे थे और वे सभी घायल थे। एक विशाल शहर एक धातु के पहाड़ की ढलानों पर बसा हुआ था। ये शहर पहाड़ जैसी ही काली धातु से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे इसे पहाड़ से बनाया नहीं गया हो, बल्कि तराशकर बनाया गया हो। दूर से देखने पर शहर और पहाड़ एक दूसरे में घुल मिल गए थे और ये बताना असंभव था कि एक कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है। उस विशाल शहर के द्वार 1000 मीटर ऊंची दो धातु की चोटियां थीं। इन दो विशाल दरवाजों के बीच से गुजरने वालों को चींटियों जैसा एहसास होता था। दूर से हान सेन देख सकता था कि गेट पर लिखा था, धातु का विशालकाय देवनगर। यह उस भाषा में लिखा था जो हान सेन ने पहले भी जीनो ब्रह्मांड में देखी थी, लेकिन शब्द इतने शक्तिशाली लग रहे थे कि कल्पना करना आसान था कि वे जीवन में उछल पड़ेंगे और दुनिया के आसमान को चीर देंगे। पहाड़ पर जानवर की तरह दुबके उस विशाल शहर को देखकर हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यह शहर बहुत बड़ा है। मैंने अब तक जितनी भी बड़ी बड़ी जातियां देखी हैं, उन्हें भी इस जगह जितनी जगह की जरूरत नहीं होगी। काहन ने धीमी आवाज में कहा। बहुत पहले जायंट्स 10 उच्च जातियों में से एक थीं। वे ब्रेकस्काइज नामक एक समूह का हिस्सा थीं। ब्रेकस्काइज को प्रजनन करने में कठिनाई होती थी और उनकी आबादी धीरे धीरे घटती गई और अंततः वे विलुप्त हो गईं, सिवाय कुछ लोगों के जो अन्य जातियों के साथ प्रजनन करते थे। हमारा मानना है कि यह शहर एक देवत्वपूर्ण स्थान है जो कभी ब्रेकस्काइज का था। एक विराम के बाद खान ने अपनी बातचीत फिर शुरू की। शहर में प्रवेश करने के बाद हमें कुछ अभिलेख मिले जिनमें ब्रेकस्काइज का जिक्र था। नक्काशी से पता चला कि यह जगह एक ब्रेकस्काई शहर थी, लेकिन किसी समय एक युद्ध हुआ था जिसने शहर को बर्बाद कर दिया था।
अजीब बात यह है कि जब हम शहर में थे तो हमें कोई अवशेष या लाश नहीं मिली। चूंकि मुख्य द्वार बंद था और कोई उसे खोल नहीं पाया था, खान उन्हें शहर के बाईं ओर ले गया जहां एक टूटी हुई दीवार थी। उस टूटी हुई दीवार के बिना यह असंभव लग रहा था कि कोई भी अंदर पहुंच पाता। ऊपर से अंदर आने में बेशक अपनी चुनौतियां होंगी। इस शहर को बनाने वाले जीवों ने इनसे बचाव जरूर किया होगा। जब वे दीवार पार कर गए तो हान सेन ने दूसरी तरफ कुछ शिविर देखे। ये शिविर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी और जाति के हों, और वास्तव में थे भी। जाहिर है ये बुद्ध, ड्रैगन और डिस्ट्रॉइड के थे। यह अजीब बात थी कि दूसरी जातियों ने शहर की टूटी दीवार पर कोई पहरा नहीं लगाया था। असल में आसपास किसी के होने का कोई निशान नहीं था। यह अजीब है, ऐसा लग रहा है कि वे अब यहाँ नहीं हैं, या ये किसी तरह का जाल है। व्हाइट व्हील ने चिंता से कैंप की तरफ देखा। कैंप में जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लोग जल्दी से भाग गए हों। यह कोई जाल नहीं है, यहाँ सचमुच कोई नहीं है, युया ने कहा। हान सेन अपनी टीम को कैंप में ले गए और चारों ओर का जायजा लिया। जब उन्हें पता चला कि बाकी टीमें सचमुच जा चुकी हैं, तो उन्होंने उन ढेरों रसद और संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो बाकी टीमें पीछे छोड़ गई थीं। दुखी कैंपर्स अपने कैंप में जीनो फ्लूइड का काफ़ी भंडार छोड़ गए थे। लगता है वे सचमुच जल्दी में चले गए। वे जीनो फ्लूइड अपने साथ नहीं ले गए। हान सेन ने खान की तरफ देखा। खान हान सेन की बात समझ गया और उसने धीरे से कहा, जब दानव पहली बार नीले तूफान में यहाँ आया था तो हमने ड्रैगन को देखा था। हालांकि लाल तूफान के थमने तक वे गायब हो चुके थे। शायद उन्हें कोई बड़ी चीज़ मिल गई थी और वे इतने उत्साहित थे कि सामान समेटकर खंडहरों की गहराई में नहीं गए। मुझे आश्चर्य है कि आखिर उन्हें इतनी जल्दी शिविर तोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। शायद ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ पता चला, शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी और जो कुछ हुआ उसने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, युया ने कहा। यह संभव है, लेकिन हमें लड़ाई के कोई संकेत नहीं मिले हैं, खान ने गहरी सोच में डूबते हुए बुदबुदाया। फिर वह अचानक रुक गया। सिर्फ खान ही नहीं, बल्कि शहर के बाहर मुड़कर देखने पर समूह के सभी लोग पीले पड़ गए। शहर के बाहर आसमान में लाल आंखों का एक समूह मंडरा रहा था। जैसे जैसे वे देखते गए, आंखें और पास आती गईं और हवा में उड़ते हुए जीवों के कांसे जैसे ड्रैगनफ्लाई जैसे शरीर दिखाई देने लगे। वे 5 मीटर लंबे थे और उनकी उड़ान के साथ एक भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही थी जिसने हानसेन के दांत खट्टे कर दिए। वे इतने ज्यादा थे कि झुंड अंतहीन लग रहा था, और अब वे टूटी हुई दीवार की ओर बढ़ रहे थे। क्या हो रहा है? ये तो नीले तूफानों का समय है। ऐसे समय में धातु के अज्ञात जीव क्यों प्रकट हो रहे हैं? युया ने खान की ओर देखा। पता नहीं, हमने पहले कभी नीले तूफान में धातु के जेनोजेनिक्स नहीं देखे, और लाल तूफान में भी वे शहर के पास नहीं आए। ये ठीक नहीं है, चलो भागते हैं, खान चिल्लाया। फिर वह दानव को खंडहरों में और आगे ले गया। हान सेन और युया ने एक दूसरे को देखा। वे स्काई पैलेस के लोगों को भी खंडहर में ले गए। वे ड्रैगनफ्लाई मार्क्विस जितनी ही ताकतवर थीं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। शायद उनसे लड़ा जा सकता था, लेकिन बिना कीमत चुकाए नहीं। ये गंदा हो जाएगा। स्काई पैलेस और डायमंड मार्क्विस एक साथ खंडहरों की शरण की ओर चल पड़े। खान आगे चल रहा था और दौड़ते हुए उसने चिल्लाकर कहा, आगे एक महल है, हम वहां छिप सकते हैं। हान सेन उस इमारत को पहले ही देख चुका था जिसका जिक्र वह कर रहा था। महल खुद एक पहाड़ जैसा था, इतना विशाल कि हान सेन को लगा कि अंधे भी उसे देख सकते हैं। लेकिन महल के दरवाजे बंद थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें खोल पाएंगे या नहीं। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। महल की दीवार में एक दरार है, हम फिसलकर अंदर जा सकते हैं और प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगा सकते हैं। ऐसी बाधा से बचाव करना ज्यादा आसान होगा, खान ने कहा और फिर महल के दूसरी तरफ भाग गया। हान सेन इस सब के दौरान भावशून्य था, लेकिन वह स्काई पैलेस के छात्रों को खान के पीछे ले गया। आगे उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। वह मुट्ठी के आकार की थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे धातु की दीवार में घूंसा मार दिया गया हो। हालांकि धातु के जेनोजेनिक्स तेजी से आ रहे थे। टीमों को दीवार पार करते हुए झिझकने का जरा भी समय नहीं मिला। हान सेन और युया अपने आखिरी लोगों को महल में झटकते हुए ले गए। ठीक उसी समय ड्रैगनफ्लाई धातु के जेनोजेनिक्स उनकी ओर भिनभिना रहे थे। गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले मार्क्विस ने अपने गॉडलाइट्स छोड़े, जिससे 2 निकटतम धातु जेनोजेनिक्स मारे गए। तभी एक दानव मार्क्विस ने प्रवेश द्वार पर अवरोध लगाने के लिए एक विशाल ढाल बुलाए। धातु के जेनोजेनिक्स बार बार ढाल से टकराते रहे, लेकिन वे चाहे जितना प्रयास कर लें, ढाल उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। हान सेन ने जल्दी से उस महल के चारों ओर देखा जहां वे अचानक पहुंच गए थे। वह किसी तरह का एक छोटा सा कमरा लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे और गौर से देख पाता, उसका ध्यान जमीन पर पड़े शवों पर गया। ये लाशें ड्रैगन और बुद्ध दोनों की थीं और ऐसा लग रहा था मानो उनकी भयानक मौत हुई हो।
उनके शरीर से शल्क और खाल उतार दी गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनका मांस पूरा बचा हुआ था। हालांकि हर जगह खून ही खून था। ये नज़ारा देखकर टीमों में भयंकर ठंड फैल गई। यहाँ तक कि हान सेन, जो अक्सर खून देखता था, उसे भी उल्टी आ गई। क्या तुम बुद्ध और ड्रैगन के इन लोगों को पहचानते हो? हान सेन ने खान से पूछा। दोनों ने अपनी टीमों को शवों से दूर रहने का निर्देश दिया था। खान ने लाशों की जांच की और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह बुद्ध मार्क्विस ग्रास है। वह हमेशा से लंगड़ाता रहा है क्योंकि उसका बायां पैर उसके दाहिने पैर से थोड़ा छोटा है। देखो, ये वही होगा। जहां तक इस ड्रैगन वाले की बात है, मुझे लगता है कि वह ड्रैगन 123 ही होगा। उसके पंख आम ड्रैगन जितने चौड़े नहीं हैं। पिछली बार जब मैंने इन्हें देखा था तब ये दोनों ठीक थे, इसलिए इनके साथ जो कुछ भी हुआ होगा वह हाल ही में हुआ होगा। हान सेन ने युया की तरफ देखा। युया भी शवों को देख रहा था और उसने कहा, उनकी खाल और शल को धेड़े जाने के अलावा किसी और तरह की चोट नहीं लग रही है। उनकी मांसपेशियां और कंकाल बिल्कुल सही सलामत हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मारा गया हो। साथ ही युया ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी थपथपाई। ये लोग इतने ताकतवर थे कि खाल उधेड़कर मारे नहीं जा सकते थे। उन्हें अंदरूनी चोटें या कुछ और लगा होगा। क्या आप कह रहे हैं कि यह किसी ऐसी शक्ति के कारण हुआ जो शरीर की सुरक्षा को भेद कर अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा सकती है? मुझे पता है कि यन्यान पंच और पीएस बॉडी वही कर सकते हैं जो आपने बताया है, लेकिन इन शवों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इन्हें इनमें से किसी भी शक्ति ने मारा है। अगर ये इन तकनीकों के शिकार होते तो उनकी हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचता और उनकी मांसपेशियां फट जाती और खून बहने लगता। व्हाइट रियल ने शवों के चारों ओर सावधानी से कदम रखते हुए कहा। युया ने सोचा, अगर यह पीएस बॉडी जैसी कोई जीनो आर्ट नहीं थी तो ज़रूर कोई और चीज़ होगी जो उतनी ही आक्रामक हो। शायद किसी तरह का कोई छोटा सा कीड़ा। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। व्हाइट रियल ने सिर हिलाया। ऐसे में हमें उनके शरीर के अंदर झांक कर देखना होगा। खान ने अपने एक दानव मार्क्विस को पास आने का इशारा किया। उसके अधीनस्थ ने एक चाकू निकाला और बुद्ध के शव के पास पहुंचा। युया ने दानव मार्क्विस को दृढ़ता से रोक दिया। मुझे लगता है कि उनके शरीरों में दखल देना हमारे लिए नासमझी होगी। अगर वहां कुछ है तो क्या होगा? हम भी उसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिसमें ये दोनों फंस गए। कान ने कहा, अगर उनके अंदर कुछ है तो जब तक वह लाशों के अंदर रहता है तब तक वह खतरनाक नहीं लगता। अगर हम किसी लाश को काटकर उसे छोड़ दें तो हमारे लिए हालात बुरे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें लाशों को सील कर देना चाहिए और उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, युया ने कहा। ये तो बुरा विचार है। खान ने सिर हिलाया। तुम्हारा क्या विचार है, हान सेन? जैसा युया ने निर्देश दिया है वैसा ही करो, हान सेन ने कहा। ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो हम आपके तरीके से काम करेंगे, लेकिन मेरे लोग सीलिंग पावर का इस्तेमाल करने में माहिर नहीं हैं। खान ने अपनी बाहें खोलते हुए कहा। हान सेन ने सिर हिलाया। युया को एक मार्क्विस मिला जो सील करने की शक्ति रखता था और उसने उसे घेरने के लिए एक बाईसेमा बनाया। उन्होंने बहुत सावधानी से शरीर को हिलाने से परहेज किया क्योंकि उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बन गया था। हान सेन उस सादे कमरे पर नज़र गड़ाए रहा जिसमें वे दाखिल हुए थे। एक दीवार पर एक दरवाज़ा था जो एक दालान में खुलता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाता है। यूनी, क्या तुम महल के लेआउट के बारे में कुछ तय कर सकती हो? हान सेन ने यूनी की तरफ देखा। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बस एक हॉल है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। नक्शा बनाने से पहले मुझे उस जगह को अच्छी तरह देखना होगा, यूनी ने कहा। युया, तुम्हें और कुछ और लोगों को इस जगह की रखवाली करनी चाहिए। मैं यूनी के साथ जाकर देखता हूँ, हान सेन ने युया से कहा। यह बहुत खतरनाक है, मुझे ही जाना चाहिए, कुछ और लोगों के साथ, युया ने कहा। हान सेन ने युया को आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ मार्क्विस को, जो स्काउटिंग में अच्छे थे, अपने साथ आने और रास्ते का नक्शा बनाने की अनुमति दे दी। हान सेन को अपने दानव बग बाईसेमा पर पूरा भरोसा था। अगर उनका सामना राजा वर्ग के दुश्मन से भी होता तो भी वे सुरक्षित रहते। मैं आप लोगों के साथ आऊँगा, खान ने कहा। ज़रूर, हान सेन ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वे दालान में प्रवेश कर पाते, कमरे के प्रवेश द्वार पर मोर्चाबंदी कर रहे दानव मार्क्विस चिल्लाने लगे। मार्क्विस से भी ऊंचे ज़ेनोजेनिक्स हमारी ढालों पर हमला कर रहे हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। दालान की ओर जाओ और इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, खान ने तुरंत आदेश दिया। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हान सेन, यूनी और युया आगे थे। वे अपने बाकी स्काई पैलेस साथियों के साथ दालान की ओर बढ़े। जैसे ही सभी लोग दालान में दाखिल हुए, उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दरवाज़ा ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजे को मजबूत बनाने और उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए सीलिंग पावर का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमरे के अंदर से एक अजीब सी फुफकार की आवाज़ आई। गनीमत रही कि उन्होंने समय रहते दरवाज़ा मजबूत कर दिया था।
दालान बाहर की ओर जाता था, जहां से कई रास्ते शहर के अंदर तक जाते थे। हर रास्ता एक महल की ओर जाता था। वे दाएं रास्ते पर चल पड़े, जो सबसे नज़दीकी महल की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। विशाल महल बहुत साफ सुथरा था और उसके सामने एक विशाल धातु की मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति किसी वास्तविक दानव जैसी लग रही थी, लेकिन वह किसी तरह थोड़ी अलग दिख रही थी। जब वे निर्माण के भीतर पहुंचे तो उन्हें बड़ी संख्या में ड्रैगन और बुद्ध की लाशें मिलीं। यह अजीब है, मुझे लगा था कि यहाँ तीनों जातियों के बीच कोई गठबंधन है। हमने सिर्फ ड्रैगन और बुद्ध की लाशें ही क्यों देखी हैं? नष्ट हुए लोगों के शव कहाँ हो सकते हैं? निश्चित रूप से वे सभी सफलतापूर्वक बच नहीं पाए होंगे, यूनी ने स्पष्ट रूप से उलझन में कहा। यह अजीब है, खान ने सहमति में सिर हिलाया। वह इमारत के चारों ओर घूमता रहा और एक मूर्ति के पास रुक गया। हान सेन ने मूर्ति को देखा और उसे एक अशुभ संकेत का एहसास हुआ। कच्चा। जैसे ही हान सेन ने मूर्ति को देखा, उसे एक चटकने जैसी आवाज़ सुनाई दी। मूर्ति का मुंह अचानक खुल गया और जब ऐसा हुआ तो उसके भीतर से लाल लालटेन जैसी आंखें चमक उठीं। गठबंधन बनाओ, हान सेन ने आदेश दिया। युया ने अपनी शक्तियां छोड़ीं और उसके शरीर से हल्की तलवारें निकलीं। हर तलवार आकाश महल के एक सदस्य के सिर के ऊपर मंडराने के लिए उड़ी। सभी लोग बिना हिले डुले खड़े रहे, हल्की तलवारों को अपने सिरों को छूने दिया। उनके माथे पर निशान उभर आए, जिससे युया के विचार तलवारों के निशानों के जरिए सबके मन में पहुंच गए। युया के निर्देश पर जब उन्होंने अपनी रचना स्थापित की ही थी, तभी मूर्ति के अंदर की चीज बाहर आने लगी। यह एक धातु की मकड़ी थी। इसका रंग काला और सफ़ेद था और इसकी आंखें तांबे के टुकड़ों जैसी थीं। धातु की मकड़ी ने इंतजार नहीं किया, वह तुरंत सभा पर टूट पड़ी। उसके पीछे मूर्ति से मकड़ियों की एक अंतहीन धारा बाहर निकलती रही। पूरा हॉल अस्त व्यस्त हो गया। खान ने अपने दानवों को लड़ने का आदेश दिया, लेकिन युया के बेजोड़ समन्वय के बिना वे स्काई पैलेस टीम जितने प्रभावी नहीं हो सकते थे। दोनों पक्ष अपनी अपनी रक्षा पर पूरी तरह केंद्रित थे। हान सेन और बाकी लोगों ने युया की आज्ञा मानी। मकड़ियों से लड़ते हुए उन्होंने एक कड़ी पंक्ति बनाए रखी और देखते ही देखते वे झुंड में मकड़ियों को मार गिरा रहे थे। जब हान सेन ने युया की शक्ति को सक्रिय देखा तो उसे निंगयू का ख्याल आया। निंगयू एक असाधारण सेनापति था और उसकी इच्छाशक्ति हमेशा से मजबूत रही थी। हान सेन की सेना में ऐसे किसी व्यक्ति के होने से पूरी टीम कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। ज़ेनोजेनिक मार्क्विस गार्जियन स्पाइडर का शिकार किया गया। ज़ेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन द्वारा धातु की एक मकड़ी को मार गिराने के बाद मूर्ति के अंदर से एक चीख निकली। मूर्ति के मुंह से एक लाल मकड़ी बाहर निकलने लगी। गार्जियन मकड़ियां देखने में रेशम काटने वाली तो नहीं लगती थीं, लेकिन उनके पैरों के पंजे किसी भी चाकू से ज्यादा तेज थे। मार्कीज योद्धा का कवच भी उनके वार का सामना नहीं कर सकता था। जब मूर्ति के मुंह से लाल मकड़ी निकली तो वह तुरंत ही हमलावरों की ओर उड़ चली। उसके 6 ब्लेड जैसे अंत घुसपैठियों की ओर झपटते हुए नीचे आए। युया ने योद्धाओं को अलग अलग होकर थोड़ा बिखरने का आदेश दिया और मकड़ी के हमले से बचकर वे मकड़ी को घेरने के लिए वापस आ गए। उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और मकड़ी पर एक साथ वार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी तलवारें एक तेज आवाज के साथ उछलकर गिर गईं। वे मकड़ी के शरीर को खरोंच तक नहीं पाए। वह बड़ा आदमी ड्यूक ही होगा, यूनई चिल्लाया। युया ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी तलवार निकाली। फिर यूनी ने आकाश महल के सभी छात्रों को मकड़ी के एक ही स्थान पर वार करने का आदेश दिया। उनकी सारी शक्तियां उस जीव पर एक तेज नदी की तरह बरस पड़ीं। उन्होंने जो निशाना चुना था वह उसका मुंह था। वे उसका जबड़ा तोड़ने में कामयाब रहे और ऐसा होते ही मकड़ी जमीन पर गिर पड़ी। कुछ और हमलों के बाद हान सेन और बाकी लोग उस दुष्ट राक्षस का अंत करने में कामयाब रहे। हालांकि अपनी संरचना के कारण हान सेन आखिरी वार नहीं कर पाए। लाल मकड़ी के मरने के बाद उन पर हमला करने के लिए कोई और संरक्षक मकड़ी नहीं बची। उन्होंने मैदान में बचे हुए आखिरी संरक्षक मकड़ियों को भी जल्दी से खत्म कर दिया। स्काई पैलेस का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ और दानव घायल हो गए। इसके अलावा स्काई पैलेस ने ही लाल मकड़ी का ध्यान रखा था। लगता है मुझे जल्दी से निंगयू को यहाँ लाना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ तरक्की कर पाएगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। अजीब है, तीनों जातियों की शक्ति के साथ मिलकर मकड़ियों को मारना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। यहाँ ढेर सारे मरे हुए बुद्ध और ड्रैगन क्यों हैं और हमारे प्रवेश करते समय उनमें एक भी मरी हुई मकड़ी क्यों नहीं थी? यूनी ने एक मकड़ी के शरीर को देखा और भौहें चढ़ा लीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने मकड़ियों को छुआ तक नहीं। महल के पीछे कहीं से रास्ते के उस पार एक आवाज़ गूंजी। ड्रैगन आर्ट, ड्रैगन और बुद्ध के कुछ चित्र साथ लिए हुए प्रकट हुआ। हालांकि नष्ट हुए का कोई निशान नहीं था। अचानक माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। स्काई पैलेस के छात्र लड़ाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन बुद्ध और ड्रैगन दोनों घायल लग रहे थे। हालात देखकर लग रहा था कि वहां बहुत गंभीर लड़ाई हुई थी।
चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ड्रैगन 9 ने ड्रैगन 8 के पीछे से कहा। ड्रैगन 8, तुम्हारा क्या मतलब है? खान ड्रैगन 9 को नहीं देख सका और इसलिए उसने ड्रैगन 8 से पूछा। ड्रैगन 8 ने विनम्रता से कहा, नष्ट लोगों ने हमें धोखा दिया। वे इस जगह से पहले से ही परिचित थे और इसके कुछ राज भी जानते थे। वे हमें शहर के खतरनाक इलाकों में ले गए और हम में से कई लोगों को मरवा दिया। फिर नष्ट लोग महल के और भी अंदर चले गए और हमें नहीं पता कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ, और जो भी वे योजना बना रहे हैं वह हमें अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लगता है कि विनाशित नहीं चाहते कि हम यहाँ से जिंदा निकलें और दूसरों को बताएं कि यहाँ क्या हुआ, एक बुद्ध मार्क्विस ने कहा। क्या आप कह रहे हैं कि विशाल शहर किसी तरह से नष्ट हुए लोगों से संबंधित है? मैंने तो सोचा था कि ब्रेक स्काइज मूल निवासी थे, खान ने संदेह से कहा। जब हम महल के पीछे पहुंचे तो हमें 3 सिर और 6 भुजाओं वाली एक मूर्ति दिखाई दी। ये नष्ट हुए लोगों का हूबहू चित्रण था। अगर हमारी धारणाएं सही हैं तो नष्ट हुए लोग कभी ब्रेक स्काइज का हिस्सा रहे होंगे, ड्रैगन 8 ने कहा। अगर यह सच है तो हम गंभीर संकट में हैं। हम इस ग्रह को छोड़कर नहीं जा सकते और नष्ट लोग अपने राज छुपाने के लिए हम सबको मारने की कोशिश करेंगे। वे हमें जाने नहीं देंगे, यूनी ने कहा। अचानक हॉल में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। तुम लोग सही कह रहे हो, जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। जब यहाँ हो तो यहीं मर क्यों नहीं जाते? आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। 1 मिनट तक तो सब इधर उधर देखते रहे, फिर उन्हें एहसास हुआ कि असल में मूर्ति ही बोल रही थी। जैसे ही धातु की मूर्ति बोली, उसका शरीर हिलने लगा। मूर्ति पहले बैठी हुई अवस्था में थी, लेकिन जब वह खड़ी हुई तो उसका सिर छत को चीरता हुआ निकल गया। उसने मुट्ठी घुमाई और आधी छत उड़ा दी। विशाल मुट्ठी को अपनी ओर बढ़ता देख सभी उससे बचने के लिए आगे बढ़े। लेकिन असली खतरा मुट्ठी नहीं थी। जब उनके ऊपर की छत टूटी तो ड्रैगनफ्लाई जैसे दिखने वाले विदेशी जीव उस छेद से नीचे की ओर झुंड में आ गए। पूरा महल अस्त व्यस्त हो गया। धातु की मूर्ति पर कई बार और मुक्का मारा गया और महल लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हान सेन और बाकी लोगों ने धातु की मूर्ति को काटने की कोशिश की, लेकिन हमलों से उस पर कोई खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने महल में बनी दरारों से पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन अब वहां हवा में भिनभिनाते हुए कई ड्रैगनफ्लाई जेनोजेनिक्स थे और इससे उनका बचना और मुश्किल हो गया। जब वे भाग रहे थे तभी खंडहरों से और भी धमाके हुए। कई विशाल धातु की मूर्तियां उस विनाश से उभरकर उनकी ओर मुड़ गईं। हान सेन ने देखा कि उनमें से एक मूर्ति कम से कम 1000 मीटर ऊंची थी। उसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं और वह बिल्कुल एक नष्ट मूर्ति जैसी दिख रही थी। चारों जातियां बेहद खतरे में थीं। धातु के विदेशी जीव उन पर लगातार हमला कर रहे थे। धातु की मूर्तियां भी डरावनी थीं क्योंकि उनकी ताकत किसी राजा के बराबर थी। हान सेन का पीछा करने वाली धातु की मूर्ति ने अपना मुंह चौड़ा किया और नरक की लपटों के गीजर की तरह आग उगल दी। कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत दुष्ट दिखने वाला नीला दानव था, जिसके सीने से एक देव प्रकाश चमक रहा था, जिसकी 50 मीटर लंबी किरणें उसके स्पर्श में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थीं। बाकी दानवों ने अपनी शक्तियां छोड़ दीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे सब हान सेन और बाकियों की ओर बढ़ रहे थे। सभी टीमों को अपनी उम्मीदें कम होती नजर आने लगीं। हालांकि उनके आसपास कई ताकतवर माकीज थे, लेकिन आखिरकार वे सिर्फ माकीज ही थे। वे विशाल धातु की मूर्तियों से नहीं लड़ सकते थे। इसके अलावा वहां धातु के ड्रैगनफ्लाई जेनोजेनिक्स भी थे। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता था। इधर आओ। हान सेन को एहसास हुआ कि लड़ाई बेकार होगी, इसलिए उसने जल्दी से स्काई पैलेस के सभी लोगों को अपने पास इकट्ठा कर लिया। युया ने तलवार के निशान के जरिए हान सेन का आदेश सभी सदस्यों को सुनाया, ताकि कहीं अफरा तफरी में उन्हें हान सेन की आवाज़ न सुनाई दे। स्काई पैलेस के कई छात्र हान सेन के पास आए। जब खान ने ये देखा तो वह अपने कुछ बचे हुए राक्षसों को भी साथ ले आया। ड्रैगन 8 और बुद्ध भी उनके पीछे पीछे आए। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और आसपास के ड्रैगनफ्लाई जेनोजेनिक्स का सफाया कर दिया, लेकिन वह नरक की आग जैसी शक्ति अपने रास्ते पर थी और कई अन्य शक्तियां भी उनकी ओर आ रही थीं। बचना नामुमकिन लग रहा था। धमाका। धातु की मूर्ति की आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन वे जलकर राख नहीं हुए। उसकी जगह अचानक एक नीली बाई सेमा प्रकट हुई। हान सेन और उसके साथी उस भयावह आग से सुरक्षित उसके अंदर थे। जब आग ने नीले बाई सेमा को छुआ तो आग चकनाचूर हो गई और फिर बाकी मूर्तियों की शक्ति बाई सेमा पर पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सब बेकार गया। वे बाई सेमा को तोड़ नहीं पाए। 1 दर्जन डरावनी धातु की मूर्तियां उन्हें घेरे हुए थीं। वे भूखे राक्षसों की तरह बाई सेमा के ऊपर मंडरा रही थीं और अंदर हान सेन और दूसरे मार्क्विस को घूर रही थीं। हान सेन, मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 3 सिर वाली 6 भुजाओं वाली मूर्ति बाई सेमा के सामने आ गई। उसके बीच में पक्षी का सिर सीधे हान सेन को देख रहा था।
वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस किसी लावारिस घुमक्कड़ में एक असहाय बच्चे को घूर रहा हो। हान सेन और बाकी लोगों के लिए धातु की मूर्तियों की ताकत विस्मयकारी थी। वे पूरी तरह से घिरी हुई थीं, और जाहिर है ड्रैगनफ्लाई जैसे ज़ेनोजेनिक्स अभी भी उड़ रहे थे। कीड़े मकोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था, जिससे हान सेन की टीम की स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक हो गई थी। आप कौन हैं? हान सेन ने विशाल 3 सिर वाली 6 भुजाओं वाली मूर्ति की ओर देखते हुए पूछा। मेरा नाम नष्ट लोगों का क्लिंसमैन है, मूर्ति ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने कहा, बाकी मूर्तियों ने हमला करना बंद कर दिया। वे बस वहीं खड़ी रहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिस्ट्रॉयड ब्रेक स्काइज का हिस्सा होंगे, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्लिंसमैन हंसे और बोले, आप गलत हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, द डिस्ट्रॉयड ब्रेक स्काइज का हिस्सा नहीं है, हम ब्रेक स्काइज के राजघराने हैं। वे बेवकूफ़ दानव तो बस गुलाम थे जिनके शरीर में हमारे खून की कुछ बूंदें थीं। हम असली ब्रेक स्काइज हैं। तो यह एक देवता ब्रेक स्काई का घर है? हान सेन ने उत्सुकता से पूछा। क्लिंसमैन हंसे, मुझे पता है कि तुम बस समय की कमी कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ सब कुछ नष्ट लोगों के नियंत्रण में है। तुम भागने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक संक्षिप्त विराम के बाद क्लिंसमैन ने आगे कहा, यह एक देवता ब्रेकस्की का घर है, और हाँ, इसे छोड़ दिया गया है। जिस देवता मान्यता प्राप्त अभिजात वर्ग का ये घर हुआ करता था, वह बहुत पहले ही गायब हो चुका है। लेकिन ब्रेकस्की की जो बुराइयां उन्होंने पीछे छोड़ी हैं, वे पूरी धातु की दुनिया पर अपना दावा करने के लिए पर्याप्त हैं। माकी से ऊपर के लोगों को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए इस जगह के शासक के रूप में हमारी पकड़ को कोई चुनौती नहीं है। ये जगह नष्ट लोगों का प्राथमिक विदेशी जनित स्थान बन जाएगी। और जहां तक यहाँ आपके स्थान का सवाल है, क्लिंसमैन ने अपना धातु पक्षी जैसा सिर घुमाकर उन सभी को घूरा। अगर तुम लोग मान जाओ, तो डिस्ट्रॉयड तुम्हारा मेटल वर्ल्ड के समाज के सदस्य के रूप में स्वागत करेंगे। क्लिंसमैन, मुझे डर है कि मैं आपकी आशावादिता से सहमत नहीं हूं, हान सेन ने विचारमग्न होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? महिला का चेहरा, पक्षी के सिर के दाईं ओर वाला चेहरा, उसकी ओर मुड़ गया। हान सेन ने चारों ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपके इस शहर में आने से पहले ये स्थान पहले से ही एक युद्ध का स्थल था। तो क्या हुआ? बेशक एक बार झगड़ा हुआ था, वरना ये बर्बादी क्यों होती? औरत बोली। हान सेन हंसे और बोले, धातु जगत की शक्ति इतनी प्रबल है कि बाहरी लोग इसे भेद नहीं सकते, और केवल मार्क्विस को ही शोध के लिए भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि बाहरी शक्तियां इस जगह को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऐसा है, तो इतनी खतरनाक लड़ाई क्यों हुई कि एक देवता तुल्य कुलीन वर्ग को ये जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? क्लिंसमैन ने भौहें चढ़ाईं, फिर मूर्ति का आदमी जैसा चेहरा बोला, शायद हमलावर मेटल वर्ल्ड की शक्ति को तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस आया था। वही शक्ति जिसने हमारे 5 कुलीनों को आगे बढ़ने से रोका था। अगर उस देवता तुल्य कुलीन ने बलपूर्वक अपना रास्ता बना लिया था, तो क्या आपको सचमुच लगता है कि ब्रेक स्काइज उस तरह के प्राणी से बच सकते थे? और अगर वे भाग भी गए, तो वह कुलीन मेटल वर्ल्ड पर कब्जा क्यों करेगा और उस जगह पर स्थायी दावा क्यों नहीं करेगा? हान सेन ने आगे कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? महिला ने फिर पूछा। अगर मेरी धारणाएं सही हैं, तो ब्रेक स्काइज ने इस जगह को बाहरी दुश्मनों के कारण नहीं छोड़ा। उन्हें सबसे बड़ा खतरा इसी ग्रह से आया होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्लिंसमैन के बगल में खड़ी मूर्ति नाराज दिख रही थी। हान सेन हंसा और बोला, ब्रेक स्काइज को खतरा पैदा करने वाली शक्ति, अगर वह ग्रह से आई थी, तो सिर्फ तुम पर केंद्रित थी। मुझे शक है कि उसने ब्रेक स्काइज के अलावा किसी और को खतरा पैदा किया होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इतना घमंडी नहीं होता। असल में, मैं शायद जितना हो सके भाग जाने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत संभावना है कि तुम हमसे पहले ही मारे जाओगे। बकवास। अगर ऐसी कोई शक्ति होती, तो कब की चली गई होती? अगर है भी, तो अब तक प्रकट क्यों नहीं हुई? हान सेन, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की दाद देता हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें आखिरी जीवनदान दे रहा हूँ। मान जाओ, तो मैं अपनी क्रूरता जारी रखूंगा। चिड़िया का सिर गंभीर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हान सेन फिर कुछ नहीं बोला। उसका ध्यान बस इस बात पर था कि वह इस स्थिति से कैसे निकल सकता है। क्लिंसमैन को वह जो कुछ बता रहा था, वह सब कोई धोखा नहीं था। अगर ब्रेक स्काइज को मिटाने वाली शक्ति सचमुच इस ग्रह से आई थी, तो वह इतनी आसानी से बुझ नहीं जाती। इतने साल बीत जाने के बाद वह शक्ति शायद कहीं न कहीं अभी भी मौजूद होगी। यदि तुम सचमुच मृत्यु चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्लिंसमैन ने 1 दर्जन ब्रेकस की मूर्तियों को बाइसेरना पर हमला करने का आदेश दिया। ब्रेकस की गुलियों ने कई तरह की भयानक शक्तियां छोड़ी जो राक्षसी कीड़े बाइसेमा पर केंद्रित हो गईं। नीला बाइसेमा कांप उठा, और ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटकर बिखरने को तैयार हो। हान सेन को लगा कि हालात बहुत बुरे हैं। हर ब्रेकस का एक गुड़िया में राजा वर्ग की शक्ति थी।
अगर हान सेन राक्षस बग बाईसेमा को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए सिकोड़ ले तो उसकी शक्ति उसके हमलावरों के बल का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से केंद्रित हो जाएगी। अगर 10 राजा भी उस पर हमला करें तो वे उसकी रक्षा को भेद नहीं पाएंगे। लेकिन अब हान सेन ने अपने राक्षस बग बाईसेमा को स्काई पैलेस के 100 छात्रों और दानव, बुद्ध और ड्रैगन की भी रक्षा के लिए फैला दिया था। रक्षा कमजोर हो गई थी और इस तरह वह कमजोर हो गई थी। वह उन्हें 1 दर्जन गोलियों के लगातार हमलों से नहीं बचा सकती थी। बाईसेमा का तरकश देखकर वे सब समझ गए कि वह जल्द ही टूट जाएगा। और हान सेन भी जानता था कि उन्हें भागना होगा। वे जहां थे वहीं नहीं रह सकते थे। अगर वह दानव, बुद्ध और ड्रैगन को भी बाहर निकाल दे तो भी दानव की बाईसेमा शायद 100 मार्क्विस को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हान सेन, हमें बाहर निकालो। शायद कुछ लोग इस तरह बच जाएं, ड्रैगन आर्ट चिल्लाया, ये जानते हुए कि बाईसेमा टूटने वाला था। अमिताभ, हमें लड़ना होगा, एक बुद्ध मार्क्विस ने कहा। खान ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव घूम रहे थे। वह जानता था कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। हान सेन कुछ कहना चाहता था लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था धरती ऐसे हिलने लगी जैसे कोई बड़ा भूकंप आ रहा हो। और फिर शहर में एक विशाल सिंखोल खुल गया। धातु की सतह धंस गई और मानो अथाह गड्ढे में गिर गई। उस गड्ढे से धमाकों की आवाज़ गूंज रही थी जो इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी ब्रेकस्काई गुलियों ने हान सेन पर हमला करना बंद कर दिया और अपना ध्यान अथाह गड्ढे की ओर मोड़ लिया। ड्रैगनफ्लाई जेनोजिनिक सभी भिनभिनाते हुए दूर चले गए। वे सीधे शहर से बाहर उड़ गए, घबराहट में एक दूसरे से टकराते हुए। अगर कोई ऐसी शक्ति होती जो देवता बने ब्रेकस्की को ग्रह छोड़ने पर मजबूर कर पाती तो शायद वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को मार देती। बिल्कुल नहीं, मैं सही था। हान सेन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। क्लिंसमैन की कमान संभाल रही ब्रेकस की गुड़ियाएं एक कदम पीछे हट गईं। उन्होंने विशाल छेद को देखा।